हेलो अनिल जी, हेलो। हेलो, आइए प्लीज कम। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ LIC के एक डेवलपमेंट ऑफिसर से। इनसे मिलकर आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है, बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, और हाँ, आपके सक्सेस का जो बेंचमार्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको मिलाने वाला हूँ LIC के वन ऑफ द रिचेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर से। और इसका अंदाज़ा आपको अभी होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में जो है, ये वीडियो मैं उनके घर पे बैठ के कर रहा हूँ, उनका इंटरव्यू उनके घर पे बैठ के कर रहा हूँ, और उनका पूरा घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो घर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी कामयाबी का स्तर क्या है। मुंबई का आप बोल सकते हैं ये सबसे पॉश इलाका है, और इस पॉश इलाके में उनकी बिल्डिंग है जहाँ पर उनका फ्लैट है। करीबन 15 करोड़ के फ्लैट में वो रहते हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, शायद इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको किन से मिलाने वाला हूं। फिर भी आपको बोल देता हूं, इनका नाम मिस्टर अनिल झा है। चलिए मिलते हैं मिस्टर अनिल झा जी से और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। अनिल झा जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे लिए भी ये बहुत ऑनर की और गर्व की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूं। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली अनिल झा जी, मैं आपके बारे में बहुत बार सुन चुका हूँ, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में बताते भी हैं, लेकिन एक जो चीज़ पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन एक डाउट क्लियर करना है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अनिल झा जो हैं ये थोड़े से इंट्रोवर्ट व्यक्ति हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? फिर आपकी ज़िंदगी पे आते हैं। ओके, सो मैं जवाब दे सकता हूँ? यस यस। ओके। आप इसके लिए दोष ईश्वर को ही दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर टाइप के क्रिएचर्स बनाए हुए हैं। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। मुझे मतलब मेरी दुनिया बहुत छोटी है। मुझे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे अगर मिल जाए तो मुझे लगता है मेरी दुनिया हो गई पूरी, मेरा पूरा यूनिवर्स उसी में होता है। मैं बात बहुत कम करता हूँ, और इसका ये मतलब नहीं कि आई एम नॉट अ सोशल एनिमल। मैं बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ, खाना पीना पसंद करता हूँ, बट जनरली मैं इनिशिएटिव नहीं लेता है ना लोगों से मिलने का, या लोगों को फ़ोन करने का, या लोगों को मैसेज करने का। तो लोगों को लगता है शायद सक्सेस मेरे दिमाग में चढ़ गया है। आई मीन ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो शायद वो मेरी गलती है कि ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए लोगों को कि मेरे दिमाग में सक्सेस या कामयाबी घुस चुकी है, अगर लोगों को ये इंप्रेशन जा रहा है तो। बट आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग में अगर मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ तो मेरे वॉचमैन्स को करता हूँ, लिफ्टमैन को करता हूँ, रादर देन कि अपने सोसाइटी या कॉन्डोमिनियम के सेक्रेटरी को करूँगा या चेयरमैन को करूँगा। सो दैट्स हाउ आई रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग। सो इसी से आपको पता चलता होगा कि ये आदमी कितना घमंडी है या कितना लोगों से रात मिलनसार है। सो शायद घमंड भी एक गलत वर्ड होगा। बात होता है मिलनसार होना या मिलनसार नहीं होना, हिंदी में शायद इसको यही बोलते हैं। तो मेरा वो नेचर है, बट बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होता हूँ मैं। सो आई मीन दैट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या नहीं, लेकिन एक ये भी बात है कि आदमी जितना ज़्यादा सक्सेस होगा, लोग उसके बारे में 4 बातें तो करेंगे ही, लेकिन डेफिनेटली आपकी सक्सेस जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सीख और मोटिवेशन तो दे ही रही है। सो अनिल जी, आपके घर पे आए हैं, आपके घर को हम जो है हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा घूमते घूमते बातें कर लें। श्योर करें, 100%। चलिए। अनिल जी, आपके घर से मुझे रेलवे स्टेशन दिख रहा है, लोकल ट्रेन दिख रही है। मैं ये सोच रहा हूँ अनिल जी, आज तो आपने काफ़ी सक्सेस को हासिल किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अनिल जी कि आपके ज़िंदगी के शुरुआती दिन कैसे थे, और फिर क्या काम करते 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 आपकी एंट्री जो है LIC में होती है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बारे में कुछ बताइए। बात है मार्च 1986 की। मैं अपने ग्रेजुएशन BSc का फाइनल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, और उन दिनों पे मैं अपने सिस्टर के पास रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे, पिताजी गांव शिफ्ट हो चुके थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं PG के घर पे भी रह पाऊँ। ब्रदर इन लॉ SR मिश्रा जी, जो इंडिया के फर्स्ट टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफायर हैं, SR मिश्रा, तो मिश्रा जी के साथ उनके घर पे मैं रहता था, और मैं अपने BSc का फाइनल एग्जाम का तैयारी कर रहा था। ये बात है मार्च 1986 की। उन दिनों में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता था उनके घर में, तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी देखी, और ऑब्वियसली मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरा नेक्स्ट पड़ाव नौकरी ढूंढना था ना, बिकॉज इट वॉज अ हैंड टू माउथ सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि अनिल, तुम
LIC में DO बन जाओ, डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओ. सो दैट्स हाउ माई समाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रिलक्टेंट था, क्योंकि मेरे एक बिहार से आया हुआ लड़का को कैसा चाहिए, UPSC चाहिए होता है ना, दैट्स द ड्रीम कि UPSC करना है. तो मैं रिलक्टेंट था, लेकिन उन्होंने इस हद तक वो चले गए कि उन्होंने मेरा वैकेंसी जब आया तो ये जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म भी उन्होंने ही भरा. फाइनली मैं इंटरव्यू में गया, जून महीने में इंटरव्यू हुआ 1986 में, नहीं सॉरी उससे पहले एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यू हुआ जून में, और जून में ही कंज्यूम हो गया मैं LIC में. और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर MPSC का भी एग्जाम जून में हुआ था, बट MPSC का एग्जाम हुआ था LIC के रिजल्ट आने से पहले, और उसका रिजल्ट आया LIC में मैं लग जाने के बाद. और फिर LIC में एक बार लग गया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ इधर इज्जत की रोटी कमाई जा सकती है और अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, क्योंकि तभी पैसा ही प्रायोरिटी था मेरे लिए, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसा था उन दिनों में कि मनी वाज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. और मैंने देखा कि बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर्स लोगों से भी मैंने बात किया तो डिसेंट मनी था बाय वे ऑफ इंसेंटिव ऑफ कोर्स. सो देन आई स्टेट बैक विद LIC. इसी तरह मेरी LIC में एंट्री हुई, विच मीन्स आई वाज क्लूलेस इनिशियली. 1982 में 1986 में आपकी एंट्री हुई. हाँ, तो मेरा ऑफ कोर्स ये फर्स्ट और ऑब्वियसली अभी लास्ट जॉब ही है. सो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शुरुआती दिनों में जब आप इस सक्सेस की रेस में आए, तो शुरुआती दिनों में आपके क्या चैलेंजेस थे उस सक्सेस को हासिल करने के लिए, और फिर उन चैलेंजेस को आपने हैंडल कैसे किया? चलिए आपके घर को घूमते घूमते बातें करते हैं. सो जैसे कि हर प्रोफेशन में होता है, शुरुआती दिनों में बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे चैलेंजेस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, उस ज़माने में ना मेटावर्स हुआ करता था, ना ChatGPT हुआ करता था. ये सब तो बहुत बड़ी बात हो गई. एक एजेंट से अगर मुझे बात करना हो तो ये सबसे पहला चैलेंज वहीं से शुरुआत होता था कि बात कैसे करूं, क्योंकि सामने वाले एजेंट के घर में ना लैंडलाइन मोबाइल तो ज़माने में था ही नहीं, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं हुआ करता था बहुतों के घर में. फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता था लोगों के घर, या तो एजेंट के घर जाओ या उनके ऑफिस जाओ, या फिर वो जब ऑफिस में रहे तो उनके ऑफिस के लैंडलाइन पे फ़ोन करो. इस तरह से चैलेंजेस स्टार्ट हुआ कि भाई लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें. सबसे पहला चैलेंज वहाँ से चालू होता था. फिर एजेंट से अगर कम्युनिकेशन हो गया तो फिर सेकंड चैलेंज होता था कि एजेंट उस ज़माने में रोल मॉडल्स बहुत कम थे. 1980 से देयर वाज हार्डली एनी रोल मॉडल, बारिंग SR मिश्रा जी जो थोड़ा बहुत बिजनेस ठीक ठाक कर लेते, प्रकाश देसाई साहब, आनंद पाड़ा साहब, ये सब उस ज़माने की इंडस्ट्री के, रोहित धनानी साहब, ये सब इंडस्ट्री के रोल मॉडल्स माने जाते थे. और इन लोग का बिजनेस ठीक ठाक हुआ करता था, बट नथिंग लाइक व्हाट पीपल आर डूइंग टुडे. आज जैसे जिस लेवल पे लोग एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था. तो चैलेंजेस रोल मॉडल के एब्सेंस में ये होता था कि लोगों को फिर एजेंसी के लिए पहले कन्विंस करना कि भाई आप LIC में एजेंट बन जाओ. फिर उसके बाद उनको घर से ड्राइव करना, क्योंकि 99.9% लोग पार्ट टाइमर्स होते थे, विच मीन्स वो 10 to 6 जॉब बोलने को होता था, बट आज सुबह घर से 8-9 बजे निकलते, रात को 8-9 बजे घर पहुंचते थे. तो LIC को वक्त कब दें. अच्छा, उन दिनों में 5 days वीक भी नहीं होता था, 6 days वीक होता था, तो एजेंट हार्डली एक दिन उसको मिलता था फैमिली लाइफ करने को. चैलेंज ये होता था कि एजेंट को पहले तो वर्किंग डेज में वो टाइम नहीं निकाले, संडेज को फिर उनके साथ आप उनको घर से ड्राइव करो बाहर, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता था. और बहुत कम लोग होते थे जो संडेज को सेक्रीफाइस करने को रेडी होते थे उस जमाने में. उन दिनों में ऐसा कन्विक्शन नहीं था कि भाई ट्रेनिंग इज मस्ट, तो ट्रेनिंग में एजेंट्स आते नहीं थे, तो अब इनको सिखाना हो तो कैसे सिखाना हो. तो द जॉइंट कॉल्स वाज द ओनली tool through which we could meet them, train them and drive them out of home so that they do client meetings. तो इस तरह से चैलेंजेस मल्टीपल लेवल पे चालू होता था. और ऑब्वियसली फिर जॉइंट कॉल करते करते, जॉइंट कॉल जब हम लोग उनके साथ करते थे, जॉइंट क्लाइंट मीटिंग्स जब उनके साथ हम जाते थे, तो कुछ सेल जब होना चालू होता था तो एजेंट्स का इंटरेस्ट LIC की तरफ बढ़ता था. एंड फिर उसी में से कुछ लोग पार्ट टाइम से फुल टाइम होने लगे. मुझे याद है 1993 में मैं फर्स्ट एजेंट को पार्ट टाइम से फुल टाइम कन्विंस करवा पाया. वो भी बहुत मुझे मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि और मुझे मेरे बोलने से भी वो सिर्फ कन्विंस जब नहीं हो रहे थे तो मुझे उनको बहुत सारे फुल टाइम एजेंट से मिलवाना पड़ा कि भाई देखो ये फुल टाइम काम करे, वो फुल टाइम काम करे, तो आप क्यों नहीं कर सकते. तो बहुत मशक्कत करना पड़ता था एक एजेंट को पार्ट टाइम से फुल टाइम बनाने में. उसके बाद ऑफ कोर्स वो बन जाते थे, लेकिन फिर उस जमाने में कंपटीशन अवेयरनेस बहुत कम था. ये एक अलग प्रॉब्लम था, बिकॉज अवेयरनेस सिर्फ क्लाइंट लोगों में कम नहीं था, हमारे फील्ड फोर्स में इंक्लूडिंग मेरे में कमी थी. क्योंकि 1986 में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, संस्था भी नहीं थी, कोई ना कोई एकेडमी चला रहा था, ना कोई प्राइवेट ट्रेनर्स हुआ करते थे. तो ट्रेनिंग हमका कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था. LIC ने जो भी हमको ट्रेनिंग थोड़ा बहुत दिया स्टार्ट में,
उससे फिर उसके बाद तब फिर एक ही रास्ता बचता था, क्या ज्वाइंट कॉल करो, ट्रायल एंड एरर से सीखो, विच वाज द मोस्ट लॉन्गेस्ट रूट एंड द टफेस्ट रूट, कि आप गलती करो, फील्ड पे जाओ, एजेंट के साथ फील्ड पे जाओ, गलती करो, गलती कर करके सीखो, एंड दैट्स हाउ यू वुड ग्रो, यू नो. सो देयर वर challenges at multiple levels, from communication to appointing an agent, to convincing him to quit his job and become full time with LIC, do client meetings regularly. So ये सब मल्टीपल लेवल पे चैलेंजेस हुआ करते थे. बस उस जमाने में कंपैरिजन होता था, अवेयरनेस कम होने की वजह से कंपैरिजन किससे होता था, इंश्योरेंस का कंपैरिजन होता था, पीपीएफ, एनएससी, बैंक एफडी. ऑफ कोर्स अभी भी कंपैरिजन होता है, अभी एसेट क्लासेस बदल गए, बट सो ये सब अवेयरनेस की भी बहुत कमी थी, और जिसकी वजह से हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ता था पॉलिसी बेचने के लिए. एंड हेंस पॉलिसी अगर बेचना हो तो रिलेशनशिप मार्केटिंग वाज मोर प्रीडोमिनेंट. आज आपको वैल्यू डिलीवर करना है तो सेल होगा. पहले वैल्यू लोग समझ नहीं पाते थे, या हम लोग समझा नहीं पाते थे क्लाइंट्स को, आप ऐसा भी बोल सकते हैं. तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, भाई चलो आपके काका है, मामा है, चाचा है, फूफा है, ताऊ है, उनको जाके मिलते हैं, तो एजेंट को बोलते थे भाई तो आपका लिस्ट बनाइए आपके रिलेटिव्स का, और उनके पास मैं चलता हूँ आपके साथ. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड दिस वर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड इन द इनिशियल डेज. तो शुरुआती दिनों में आपकी लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर से ही हुई? यस 100%. वही आपकी लर्निंग. परफेक्ट. चलिए वहाँ पे चलते हैं, और मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछूंगा. यस. तो शुरुआती दिनों में जब आप ट्रायल एंड एरर से चीज़ों को सीख रहे थे, तो सीखते सीखते आपको क्या चीज़ पकड़ में आई कि अगर मैं यही चीज़ को करता रहा तो मैं सक्सेस हो सकता हूँ? वो क्या चीज़ थी, उसके बारे में बताइए. ओके. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रायल एंड एरर से ज़िंदगी चालू हुई थी. फॉर्चुनेटली उसी साल क्या हुआ, 95 में LIC के एक रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर अभी अशोक गोकर्ण साहब, उन्होंने एक गुरुकुल जीवन नाम की एक संस्था चालू किया. इट वाज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स. तो उन्होंने जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया तो मैं उनके साथ, ऑफ कोर्स मैं बहुत शुरू से उनके साथ टच में रहा. 1987-88 से मैं उनके साथ टच में रहता था, क्योंकि वो बहुत फेमस थे, क्योंकि बिजनेस उनकी बहुत अच्छी थी और वो ट्रेनिंग वेनिंग में बिलीव करते थे. मैं उनके साथ टच में रहता था. जैसे उन्होंने 95 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, उन्होंने एक दिन मुझे इन्फॉर्म किया, मैं तुरंत जंप कर गया, क्योंकि मैं समझ गया कि बिना ट्रेनिंग के मैं अभी ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगा, और लंबे रेस का अगर घोड़ा बनना है तो मुझे अपने हुनर पे और अपने नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, मेरे व्यक्तित्व पे, मेरी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा. पैसा तो अपने आप आएगा, पैसे के पीछे भागूंगा तो पैसा नहीं आएगा. व्यक्तित्व पे काम करना पड़ेगा, हुनर पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, सेलिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. तो जैसे गोकर्ण साहब ने 95 में चालू किया, मैं तुरंत जंप किया, और जितना भी ट्रेनिंग उनका जहाँ भी हुआ, चाहे बम्बई में हुआ, बॉम्बे से बाहर हुआ, हर ट्रेनिंग मैंने उनका अटेंड किया. फ़ायदा यह हुआ उनके ट्रेनिंग में कि जहाँ जहाँ वो ट्रेनिंग करते थे, वो LIC के परफॉर्मेंस को बुलाते थे, चाहे वो सक्सेसफुल एजेंट हो या सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर हो उस ज़माने के. और मैं चुपचाप भूखे आदमी की तरह, खोए हुए आदमी की तरह सुनते रहता था, और मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता था कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं और मैं मिस कर रहा हूँ उस चीज़ को. क्या बात. तो इस तरह से मैं डॉट्स को कनेक्ट करने के पीछे, मैं उनको सुनते सुनते अपने डॉट्स माइंड में कनेक्ट करते रहता था कि हाउ डू आई कनेक्ट द डॉट्स so that I also become what they have become, you know. So इस तरह से गोकर्ण साहब का मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का. गोकर्ण साहब की जो ट्रेनिंग थी, गुरुकुल जीवन नाम की संस्था. अक्सर ये गलती लोग यंग एज में करते हैं, लोग बिजनेस के पीछे भागते हैं. भागना चाहिए टीम बिल्डिंग के पीछे, क्योंकि टीम बनी रहेगी तो बिजनेस अपने आप आएगा. इट्स अ बाय प्रोडक्ट. गोकर्ण साहब की ट्रेनिंग में जाने के बाद ये बहुत कुछ सीखने मिला. एंड देन ऑफ कोर्स फिर मैं वो जो ट्रेनर लोग गोकर्ण साहब जिनको बुलाते थे, वो ट्रेनर लोग की प्राइवेट ट्रेनिंग जहाँ जहाँ हुआ करती थी उधर भी मैं जाता था. एंड देन द सेकंड टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया गुड़गांव ट्रेनिंग. LIC ने हमको, LIC का फर्स्ट बैच था ना, जोलन ट्रेनिंग सेंटर में LIC ने पहली दफ़ा अपने इतिहास में एक एक्सक्लूसिव बैच बनाया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से करीब 44-45 डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इनवाइट किया गया था. अलग अलग काउंट पे ईस्टर्न जोन से जो लोग आए थे, वो नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में नंबर 1 हुआ करते थे. 10-10 हज़ार पॉलिसी बेचते थे उस ज़माने में वो लोग, या 15-15 हज़ार पॉलिसीज़ बेचते थे एज अ एजेंट, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर. जो बम्बई में आज शायद ही कोई ब्रांच करती होगी ना, उतने ब्रांच वाले भी नहीं करते हैं जितना बिजनेस वो डेवलपमेंट ऑफिसर लोग अकेले करते थे ना. तो वहाँ जाके जो दिमाग खुला, और मतलब बोलते हैं ना, कुएं का जो हम लोग मेढक थे वो समुद्र देखना चालू कर दिया हम लोग, ना कि समुद्र दिखना चालू हो गया कि भाई यहाँ तो अच्छा. दूसरा चीज़ जो समझ में, साल की बात है ये 2001 की बात है. 2001. और जब ओसामा बिन लादेन ने स्ट्राइक किया था तो हम लोग उधर ट्रेनिंग कर रहे थे, गुड़गांव जगती सिंह. सो उधर दूसरा चीज़ जो समझ में आया, मैं इंडिया के टॉप डीओज में से एक हो गया था ऑब्वियसली, वरना फर्स्ट बैच में सिलेक्शन नहीं होता. एक चीज़ और जो समझ में आया मेरे को कि मेरे पास सिर्फ 41 एजेंट्स थे उस ज़माने में भी, और जो बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर्स आए थे उसमें से कुछ लोगों के पास 350-400 एजेंट्स थे. तो मैं बोला यार, मैं अपने आप से बात करने लगा कि भैया अगर तुम 400 एजेंट बना रहे हो तो तुम बिजनेस कितना करोगे. अगर 40 एजेंट में तुम इनके बराबरी में आज बैठ पा रहे हो
और उनके पास 400 एजेंट हैं, तो जिस दिन तुम 100, 150 या 200 डेवलपर्स बना दोगे, एजेंट बना दोगे, उस दिन तुम्हारी क्या हैसियत हो जाएगी बिजनेस में। तो इस तरह से फिर दिमाग रिक्रूटमेंट पे चलने लगा। रिक्रूटमेंट मैंने अच्छा खासा करना चालू किया और 2001 से फिर ग्रोथ वन वे चलता रहा, है ना, वन वे चलता रहा। इनफैक्ट मुझे याद है जनवरी 2002 में प्लान बंद हुआ था जीवन श्री, है ना, 112 नंबर प्लान LIC का। उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सभी लोग नेगेटिव ग्रोथ में थे। मुझे नहीं लगता है, मेरी जहाँ तक मेरी याददाश्त मेमोरी जा रही है, कोई प्लस में था, कोई पॉजिटिव ग्रोथ में था। मैं अकेला था इंडिया में जो प्लान जब बंद हुआ था उस साल में 64 करोड़ का सम एश्योर्ड किया था, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब प्लान के एब्सेंस में मैंने 108 करोड़ सम एश्योर्ड किया था। मतलब द ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ कंटिन्यूड इवन पोस्ट जीवन श्री, है ना। सो दैट वाज थैंक्स टू द लर्निंग। कि पहला लर्निंग क्या था, 95 में वो एजेंट का झटका मुझे मिला कि भाई एजेंट बीमार हो गए तो उनका बिजनेस जीरो हो गया, मेरा बिजनेस आधा हो गया। गोकर्ण साहब के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया, फिर बहुत सारे बीच में छोटे छोटे ट्रेनर्स के छोटे छोटे प्रोग्राम्स में अटेंड करता रहा, और फिर फाइनली गुड़गांव वाज माइंड बॉगलिंग, है ना। उधर तो मैं इंडिया के जो टॉप 45 डेवलपर्स होते उनके साथ 3 दिन रहा। एंड ऑफ कोर्स फैकल्टी के बारे में जितना बहुत कम बोलें उतना अच्छा है, क्योंकि फैकल्टी इतनी उम्दा क्वालिटी की थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट दैट वाज द टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ माय लाइफ। मैंने LIC की जितने भी ट्रेनिंग अटेंड किए, मतलब उषा शांगवान मैडम थी जो अभी MD होकर रिटायर हो गई, वो प्रिंसिपल हुआ करती थी। सुनीता शर्मा मैडम थी, वो भी MD होकर रिटायर हुई LIC की। ये लोग फैकल्टी थे, और इतनी इन लोगों ने हमको इतना अच्छा उम्दा क्वालिटी का ट्रेनिंग दिया, इतना अच्छा इन लोगों ने हमारा कोऑर्डिनेशन किया था, आपस में रोल प्लेस वगैरह करवाते थे, हम लोग से बात करवाते थे, हम लोग को प्रोवोक करवाते थे, ना। उस ज़माने में मुझे याद है उषा शांगवान मैडम ने पहले बार लोगों को प्रोवोक किया कि 100 करोड़ का सम एश्योर्ड करना है तुमको भी, है ना। तो 100 करोड़ का सम एश्योर्ड भी बड़ी बात होती थी, है ना। तब तक किसी DO ने 100 करोड़ सम एश्योर्ड नहीं किया था। ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उधर से which means, you know, गोकर्ण साहब एंड गुड़गांव ट्रेनिंग, these were the 2 turning point of my life, and then there was no looking back, क्योंकि पता चल गया कि भाई स्किल्स के ऊपर काम करना है, अगर पैसा कमाना है या बिजनेस बढ़ाना है तो। या मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके घर को देखकर बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चेयर पे मुझे बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बैठते हैं, और मैं अगला प्रश्न आपसे पूछता हूँ। थैंक्स टू LIC अगेन। या इधर बैठते हैं अभी। यस। सो अनिल जी, मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आपने बहुत ही जल्दी इस चीज़ को पकड़ा कि मुझे जो है वो नॉलेज पर काम करना है, लर्निंग पे काम करना है, और ये चीज़ ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, आई कैन सी इट। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि आपने किन किन चीज़ों को, आपकी सक्सेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका ये घर है, इतना शानदार, इतना अच्छा आपने घर बनाया, और क्या क्या चीज़ें आपके पास में हैं, आपने क्रिएट की है, जो कि आपको ऐसा फील कराती है कि नाउ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। वो क्या चीज़? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये घर, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये सब बेसिक थिंग्स है लाइफ के, ठीक है। कोई बोरीवली में रहता है, कोई कांदिवली में रहता है, एंड कोई प्रभा देवी में रहता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्रिएट करना कि इज़ द पर्सन दैट यू बिकम while trying to acquire all this, you know. So money is just a score after a point to help you navigate and to help you, to keep you motivated कि where have you reached till now, you know. So money is just a score. हमको फोकस इस पे देना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं अल्टीमेटली, you know, are we growing on a day to day basis. अगर हमारा इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है, तो मनी विल फॉलो। 2 इमेजेस हैं मार्केट में अनिल जी आपके बारे में। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और दूसरी चीज़ आपने कही कि लोग आपको इंट्रोवर्ट समझते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद में जो लोग भी आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें बड़ी खुशी होगी। आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको जो है बहुत खुशी देने वाला है। थैंक यू। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और आपका घर थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ। कहाँ पर लेके जाएंगे आप? चलिए चलते हैं। सो अनिल जी, आपने सक्सेस के ऊपर जो मुझे उत्तर दिया, मैं एक्चुअली आपके उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि आपने किन किन चीज़ों को पाया है वो सब चीज़ें तो दिख ही रही है इस वीडियो के द्वारा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना जो आपने बात बोली है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वही डिसाइड करती है कि हम लाइफ में कितने सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं। चीज़ों का आना जाना तो लगा रहता है। सो ये जो आपने ग्रोथ हासिल की है अनिल जी, ये ग्रोथ हासिल करने के पीछे या बिजनेस को आगे बढ़ाने के पीछे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? मीन्स आपकी स्ट्रेटेजी क्या है जिसकी वजह से आप जो है अपने बिजनेस को इतना आगे लेके जा पा रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफिसर्स को लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग अपने यूनिट के CEO, नो,
तो यू आर लाइक ए CEO ऑफ योर टीम ऑफ एजेंट्स, और मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अगर अपनी कंपनी का CEO हूँ या मेरे अपनी यूनिट ऑफ एजेंट्स का CEO हूँ, तो क्या मुझे HR के फंक्शंस भी खुद करना चाहिए? अभी ट्रेनिंग क्या है? HR का फंक्शन है, CEO नहीं करता किसी कंपनी में। रिक्रूटमेंट क्या है? HR का फंक्शन है, किसी कंपनी का CEO नहीं करता। डेवलपमेंट ऑफिसर्स लोग इसमें क्यों उलझे पड़े हुए हैं? और मैंने ये बात को 20 साल पहले रियलाइज़ कर लिया, 22 साल पहले मोटा मोटी, और मैंने सब कुछ डेलीगेशन तो छोड़िए, मैंने आउटसोर्स करना चालू किया। मतलब ट्रेनिंग में क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ? ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन क्या मैं ही करूँ हर बार? मैंने सारा डेलीगेट और आउटसोर्स कर दिया था। पढ़ता बहुत था, और पढ़ते पढ़ते मैं एक एसेट एलोकेशन के कंसेप्ट पे टकराया मैं, और मैं बोला चलो ये कॉन्सेप्ट ही मेरी ज़िंदगी बचा सकती है या मेरे नैया को पार कर सकती है। तो एसेट एलोकेशन के कंसेप्ट को मैं स्टडी किया, डीपली स्टडी किया, और तभी समझ में आया कि व्हाट इज़ LIC, अ डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। और कोई HNI ये नहीं बोलता है कि एसेट एलोकेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमको अपना प्रोडक्ट तो वही है, उसका पोजीशनिंग बदलना है अपने को। तो मैं इंश्योरेंस बोल के बेचना बंद कर दिया मैंने LIC पॉलिसी को, और ट्रेडिशनल LIC पॉलिसी को मैं क्या बोलना चालू किया, मैंने अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दिया कि भाई हम लोग अभी से इंश्योरेंस का बात ही नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, सर देखो आपको एसेट एलोकेशन में क्या क्या होना ज़रूरी है, टर्म प्लान होना ज़रूरी है, आप मानते हैं? बोले हाँ। डेट थोड़ा होना ज़रूरी है, डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते मानते हैं। इक्विटी होना चाहिए, मानते हैं। बोला ठीक है, अच्छी बात है सर। तो आप क्या करिए, इक्विटी के लिए आप SIP करवा लीजिए। एंड लेट मी टेल यू, आई वाज द फर्स्ट इन माय टीम इन बॉम्बे इन इंडिया, आई थिंक परहैप्स, जो डेवलपमेंट ऑफिसर ने खुद का भी SIP चालू किया था और मेरे एजेंट्स का भी करवाया था मैंने। तो मैं HNI लोगों को, अच्छा उनको ये बोलो कि इक्विटी ख़राब है तो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। फाइन, आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने जो प्रोडक्ट खरीदा वो ख़राब है अगर वो ख़राब है तो भी। और इक्विटी लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट करती है ना, ऑब्वियसली डेट से ज़्यादा रिटर्न देती है। तो इक्विटी को बिना खराब बोले, रियल एस्टेट को बिना खराब बोले, और गोल्ड को बिना खराब बोले मुझे अपना प्रोडक्ट पिच करना था। तो एसेट एलोकेशन पे मैं आ गया, और मैं एसेट एलोकेशन पे फिर वही बोलना कि सर अगर आप मानते हैं कि डेट होना चाहिए और टर्म प्लान भी होना चाहिए, सो डेट और टर्म दोनों को आप ऐड कर दे तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस LIC की पॉलिसी है, और ये टैक्स फ्री है। मज़े की बात है। बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा डालेंगे बैंक FD में तो टैक्सेबल है ब्याज, यहाँ टैक्स फ्री है। दूसरा, यहाँ सोवरेन गारंटी है, तो आपको इससे ज़्यादा सेफ कहीं भी नहीं मिलेगा, नहीं इससे ज़्यादा आपको टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो जब इस तरह से हमने पिच करना चालू किया कि LIC इज़ नथिंग बट अ डेट इंस्ट्रूमेंट माइनस द कॉस्ट ऑफ टर्म प्लान एंड द रिटर्न्स आर हायर देन द ऑल अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बाद एक तरफा फिर मेरे एजेंट्स में COT, TOT, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स भरमार होने लगे। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रैटेजी वाज, विच मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं एक CEO की तरह काम करने लग गया। कुछ चीज़ आउटसोर्स कर दिया, कुछ डेलीगेट कर दिया। मैं अपने आप को फ्री रखने लग गया ताकि मैं अध्ययन कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं, और मैं एजेंट्स को जिसको बोलते हैं वैल्यूएबल इनपुट्स दे सकूं, जिससे वो फील्ड में जाके नया औजार ले जाके, नया हथियार के साथ जाके मैदान में उतरे। सो इस तरह से मैंने 2003 में पहले किराए का ऑफिस लिया, फिर 5 महीने अपना ऑफिस करता, फिर एक डेडिकेटेड 4 लोगों का टीम बनाया जो खाली रिक्रूटमेंट पे ध्यान देते थे। और जब मेरी टीम का नंबर 1 एजेंट, इंडिया का नंबर 1 एजेंट था 3 साल तक, 2008, 9, 10 में, 3 साल में मैं कंफर्ट जोन में नहीं था। उन 3 साल में मैंने 700 एजेंट्स अपॉइंट किए, क्योंकि मैं जानता था आज नहीं तो कल जो आज अच्छा कर रहे हैं, कल हो सकता है वो स्टैग्नेट करें या रिग्रेस करें। और अगर मैं उनके भरोसे बैठा हूँ, जो कि मेरे को 1994 या 95 में झटका लगा था, दोबारा वो झटका ज़िंदगी में लगेगा, तो उसके वजह से मैं सतर्क था। एंड देन आई वाज कॉन्स्टेंटली ऑन रिक्रूटमेंट मोड। So this is how our job is to work as a CEO, not get into day-to-day operations. Yeah. This is really, fantastic. Thank you. So हम दूसरी जगह पे चलें। एक मैं आपसे और क्वेश्चन करना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सके, इसके लिए वो, या फिर आप क्या करते हैं? सो अगर आपको एजेंट से कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी चाहिए तो 2 चीज़ों पे काम करते रहना पड़ेगा आपको। पहला, उनके एस्पिरेशन लेवल्स पे काम करते रहिए, क्योंकि अधिकांश लोग, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो या एजेंट हो, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई HNI फैमिली से मैंने आज तक सुना नहीं है कि किसी HNI ने बोला हो बच्चा पैदा होने पे कि मैं इसे इंश्योरेंस एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ, या मैं LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर बनाना चाहता हूँ अपने बच्चे को। तो यहाँ कौन लोग आते हैं? मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, जिनके सपने क्या होते हैं जब ज़िंदगी की वो शुरुआत करते हैं। तो एक घर और एक गाड़ी और एक मकान हो जाए ना, बेसिक नेसेसिटीज़, घर हो जाए, रहने को घर हो जाए और चलने को गाड़ी कार मिल जाए, तो ये 2 चीज़ होने के बाद वो तृप्त हो जाता है, संतोषी माँ के भक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए
एस्पिरेशन लेवल्स पे काम करते रहना बहुत ज़रूरी है कि आदमी एजेंट के एस्पिरेशंस लेवल पे आप काम करते रहिए। अगर वो 50 लाख से इनकम पे खुश है तो उनको 1 करोड़ पे कैसे लेके जा सकते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरी टीम में एक एजेंट ने 4 महीना पहले, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीना पहले एक BMW कार खरीदा। नाउ ही इज़ अ कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। अब जब वो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर और एक ने कार खरीदा, फिर उसको देखा देखी दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो एस्पिरेशन लेवल है वो बढ़ गया। अब उनका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि उनके खर्चे बढ़ चुके हैं, तो उनको बिजनेस बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गई है, उनका इनकम बढ़ाना उनके लिए मजबूरी हो गई है। फाइन। सो पहला एस्पेक्ट है कि हमको उनके एस्पिरेशन लेवल पे काम करते रहना है। दूसरा, खाली एस्पिरेशन पे लेवल पे काम करने से चलेगा क्या? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब ना है। क्यों? क्योंकि आपने समझो मेरे अंदर बहुत हवा भर दिया, वह करेंगे या मरेंगे, वंदे मातरम, आग लगा देंगे, तो मैं बाहर निकलूँ और मैं जार HNI के पास जाऊँ, उसमें से 5 आदमी ऐसा ऑब्जेक्शन डाले कि मुझे ऐसा लगने लग जाता है यार इंश्योरेंस तो छोड़ो, मुझे दुनिया छोड़ के चली जानी चाहिए ना। इतनी मार में ऑब्जेक्शंस, मैं मतलब मेरे अंदर वो हुनर नहीं है कि मैं उस लेवल के स्किल्स को, मैं उस लेवल के ऑब्जेक्शंस को मैं हैंडल कर पाऊँ। तो एस्पिरेशन और हुनर, स्किल्स, ये दोनों पे आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। आप एक दिन ऐसा नहीं को बोल सकते कि आज का दिन मेरे को हुनर पे काम नहीं करना है, आज के दिन मुझे एस्पिरेशंस पे काम नहीं करना है। सो द टफेस्ट थिंग इज टू कंटिन्यूसली हैव द कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स इन योर माइंड एंड स्टिल एंश्योर दैट बोथ द थॉट्स आर at play and you are putting enough effort to ensure that both the things are actually working on the ground level for your agents or your team of advisors. अनिल जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही वैल्यूएबल आंसर आपने दिया। आई थिंक नाउ हम मूव कर सकते हैं किसी आपके एक नई जगह पर। बहुत ही एनर्जी मिली है मुझे आपके इन सब उत्तरों से। तो कहाँ लेके चलने वाले हैं अब आप? आइए आपको लॉबी लेवल पे चलता हूँ, आइए। अनिल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जो बातें इस इंटरव्यू में बताई हैं वो मेरे ख्याल से एक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए या फिर इंश्योरेंस एजेंट के लिए या किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल ये वीडियो बन चुका है। मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब आपने इस एक लेवल की जो है सक्सेस को हासिल कर लिया है, लेकिन यहाँ से आगे अब आप किसके भक्त हैं? संतोषी माता के भक्त हैं या लक्ष्मी माता के भक्त हैं? अब यहाँ से आगे आपका क्या ड्रीम है, क्या आपके गोल है, विजन है, उसके बारे में कुछ बताइए। अगले साल मेरा रिटायरमेंट ड्यू है 2024 में। ऑब्वियसली LIC से रिटायर होने के बाद जब मैं सर्विस से रिटायर होऊंगा तो मेरी LIC में सर्विस 38 ईयर्स और 1 मंथ हो चुकी होगी। 38 साल और 1 महीना यहाँ काम करने के बाद आदमी और किसी लायक रह नहीं जाता अदर देन जिस इंडस्ट्री में उसने काम किया होता है। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेनिंग। मुझे ट्रेनिंग देने में बहुत मज़ा आता है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं ये अपना जो लेगेसी है ये लोगों में घूम के ऑल ओवर इंडिया लोगों में दूँ। फिलहाल मैं जूम पे कर पा रहा हूँ, बट पोस्ट रिटायरमेंट मेरे पास वक्त ज़्यादा होगा तो मैं घूम के भी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी दूंगा। और जूम पे जो चल रहा है वो एटॉमिक ग्रोथ के ज़रिए से वो तो चलता ही रहेगा। सो वो एक चीज़ है जिस पे मेरा टाइम और एनर्जी और पैसा जाएगा। सेकेंड थिंग है जिस पे मैं काम करूँगा वो है कि हमारी फूड की फैक्ट्री है बॉम्बे में, जिसका भी एक ही फैक्ट्री है फ़िलहाल तो जो बॉम्बे में है। हम लोग चाहेंगे कि मल्टीपल फैक्ट्रीज हो ऑल ओवर इंडिया, एक्सपोर्ट के बिज़नेस में घुसें हम लोग। और ये दोनों बिजनेस को एटॉमिक ग्रोथ का ट्रेनिंग कंपनी को और क्रैनबेरी फूड्स को दोनों को अलग लेवल पे ले जाएं। एटॉमिक ग्रोथ से LICians को फ़ायदा होगा और क्रैनबेरी फूड से ऑफ कोर्स मेरा जो मेरा लड़का उसको मेरे विजन से या मेरे लीडरशिप क्वालिटी से जो भी फ़ायदा होना होगा उसको होगा। सो दिस इज़ द विजन पोस्ट रिटायरमेंट। बट नॉट इससे पहले कि मैं साइन ऑफ करूं आज के लिए, एक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एजेंट्स लोगों के लिए मेरा एक संदेश होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। बट क्या है कि स्कोप कितना भी हो, आपके अंदर अगर भूख नहीं है ना और आपके सपने अगर बड़े नहीं हैं तो अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी हो आप उसको एनकैश नहीं कर पाएंगे। तो एस्पिरेशंस लेवल पे आप अपने काम करते रहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। अगर आपका एस्पिरेशन लेवल अपॉर्चुनिटी को मैच करेगा तो आप इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएंगे। यही मेरा लास्ट में सभी अपने एजेंट भाई बहनों के लिए और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर साथियों के लिए मैसेज रहेगा और संदेश रहेगा। सो अनिल जी, हमारी जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसका भी कार्यकाल अगले साल ख़त्म हो रहा है
और आप भी अगले साल जो है वो एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। आपका कार्यकाल जो है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमको इस इंटरव्यू में, बहुत सारी जानकारी दे दी, और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर जो कामयाबी हासिल की है, आप जो नए वेंचर भी चालू कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपका ट्रेनिंग का वेंचर हो या आपका फूड बिजनेस का वेंचर हो, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आप जो है उसको कुछ नई बुलंदियों तक नहीं लेके जाएंगे। सो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल जी कि आपने अपना समय निकाला और इतने अच्छे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।